अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी डार क्यों बरहम, तुर्क कमांडर का दौरा और अहम केस की समाअत। सबसे पहले आपको बताएं कि IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे, मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। सहाफ़ी के सवाल पूछने पर इसहाक डार को गुस्सा आ गया। सहाफ़ी पर बरहम, क्या वाक़या पेश आया जानेंगे। अली शेर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला हुआ ये? टेंशन में है, शदीद टेंशन में है। तीसरा वाकया उनका ये पेश आया है। उनको चंद रोज कबल जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उस वक्त भी एक साथी ने सवाल किया तो उससे भी लड़ पड़े थे, और इससे पहले भी एक वाकया हो चुका है। और उनकी IMF से मुज़ाकरात ना होना, वादा ना होना एक तरह से खेड़ बन चुकी है। आज यही हुआ कि जब वो कौमी असम्बली इजलास से इस किताब के बाद बाहर निकले तो एक इकॉनमी की बीट कवर करने वाले साथी हैं शाहिद हुसैन, उन्होंने उनसे सवाल किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मैंने कौमी असम्बली में बात कर लिया। तो उन्होंने कहा मैं IMF के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो MD IMF से मिले हैं, तो उसका क्या हुआ, क्या वो मुआहदा हो गया, नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा। तो इससे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने आगे चलने की कोशिश की। फिर दोबारा उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने अपने अमले से जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे उनको कहा और उन्होंने उनको धक्के मारे, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और उनके मोबाइल को झटकने की कोशिश की और एक तरह से बदतमीजी की, और उनको कहा कि इसको सबक सिखाएं कि इसने जो है ना वो इस तरह की कोशिश क्यों की है। तो ये इसहाक डार का आए रोज का ये वतीरा बनता चला जा रहा है कि वो साथियों के सवालों पर जो है वो तैश में आ जाते हैं, सवाल का जवाब देने की बजाय जो है वो गुस्सा करते हैं और सवाल का जवाब नहीं देते। सवाल का जवाब आज भी उन्होंने नहीं दिया कि IMF जो है उसके साथ मुज़ाकरात का क्या हुआ, क्योंकि ये तो खुद हुकूमत पाकिस्तान जारी कर चुकी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो IMF की MD हैं उनसे मुलाकात हुई। फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो अमेरिका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ जो सफरा हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं इसहाक डार की। उन्होंने अपना असर और सोच इस्तेमाल करने की कोशिश की है IMF के हवाले से। लेकिन अगर IMF जो है वो हुकूमत की शराइत नहीं मान रहा, या IMF की शराइत हुकूमत नहीं मान रही, तो इसमें साथियों का क्या कसूर है? क्या वो सवाल भी नहीं कर सकते? क्योंकि आज चौथा रोज है जब इकॉनमी पे, बजट पे बहस समेटी जानी थी और सिर्फ इस वजह से ये बजट कंप्लीट नहीं हो पा रही, इस वजह से कि IMF क्या करता है। अगर IMF जो है वो इनको इजाजत देगा तो ये उनकी तमाम शराइत IMF की बजट का जो फाइनेंस बिल है उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे, शामिल कर देंगे। इस वजह से अभी तक बजट समेटी नहीं जा सकी। 3 दिन पे एजेंडे के ऊपर मुतालबात ज़र मौजूद हैं, उसके अलावा जो है चार्ज एक्सपेंडिचर मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर एक लम्हे के लिए भी हुकूमत नहीं बढ़ी। खाली कुर्सियों से रोज खिताब किया जाता है और उसके बाद अगर कोई सवाल करे तो उस तरह ये बिहेवियर अख्तियार किया जाता है। जी ठीक है अली शेर, आप हमें आगाह कर रहे थे। आज ये कौमी असम्बली के इजलास के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से सहाफ़ी के सवाल करने पर वज़ीर ख़ज़ाना हुए और उन्होंने सहाफ़ी के मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। उनके साथ जो अमला मौजूद था उन्होंने उसको धक्के भी दिए। तो ये मामला आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेश आया, जहाँ पर आज बजट इजलास था जिसमें इजहार ख्याल भी कर रहे थे वज़ीर ख़ज़ाना, और सवाल करने के हवाले से क्या वाक़या पेश आया है आइए आपको दिखाते हैं। सिस्टम में तो नहीं है सर, तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार, क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करो। इसहाक डार ने मुझे थप्पड़ भी मारा, वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल करने वाले सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगा दिया। मज़ीद क्या कहा जानते हैं सहाफ़ी की ज़ुबानी। ये बताएं क्या हुआ ये? ये देखें कि आज वज़ीर ख़ज़ाना जैसे ही कौमी असम्बली से ले तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट उनसे सवाल किया, क्योंकि मैं इकॉनमी बीट करता हूँ कि सर IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म साहब भी गए हुए हैं अभी फ्रांस, तो क्या उनसे मुआहदा हो जाएगा, इस बारे में बात करनी है। वो कह रहे थे, शुरू में उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में बात की, मैंने कहा सर मैंने IMF पे बात करनी है।
जैसे मैं उनसे सवाल करने गया तो उसके बाद इसाक डार ने के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको कहा कि इसको रोके। उन्होंने मुझको एक तरफ से पकड़ा और इसाक डार ने जो है वो हमला किया, थप्पड़ मारा। उसके साथ ही जैसे ही वो जाने लगे, मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि इसका पीछा करो और इसको सबक सिखाओ। वो जो एहलकार हैं वो पार्लियामेंट के दूसरे जो फ्लोर है वहां तक मेरे पीछे आए। फिर मैं PRA जो हमारा है ऑफिस में, फिर वहां निकल गया और वहां से फिर बीच बचाव करा के अभी मैं प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ। और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 16.3 अरब डॉलर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। सिंध के मुतासरीन की बहाली के लिए 11 अरब डॉलर चाहिए। सैलाब ज़दगान के लिए 15 जुलाई तक मास्टर प्लान सामने आ जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 12 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 80 अरब से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए गए। अली शेर से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अली शेर, बताइएगा। रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ये तय पाया है कि अब हमने वो 16.3 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन जो मास्टर प्लान है उसमें एक बहुत बड़ा सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिंध के हमारे बहन भाई थे, इसलिए करीबन 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन 16 अरब डॉलर में वहां के मंसूबे होंगे। 15 जुलाई तक टेंटेटिवली एक मास्टर प्लान बनाया जाए। वो हमने पिछले 2 हफ्तों में 12 अरब रुपए की उनको ECC ने अप्रूवल दी और कैबिनेट ने उसको एंडोर्स किया। उसमें जो हमारे इकोनॉमिक लॉसेस और जो हमारे फिजिकल लॉसेस थे वो मिला के 30 अरब डॉलर से तजावज हुए पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स की वजह से। जो इमीडिएट रेस्क्यू और रिलीफ के लिए चाहिए था उसमें ऑलमोस्ट 80 बिलियन से ज्यादा जो इफेक्टिव थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बड़ा बहरी दरवाजा खुल गया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबू धाबी पोर्ट्स के दरमियान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल चलाने का मुआहदा तय पा गया। अबू धाबी पोर्ट्स मुख्तलिफ ऑपरेशन में 1.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अबू धाबी पोर्ट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल्स का कंट्रोल हासिल करेगा। पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर आने लगी, समंदर से सरमायाकारी का रास्ता खुल गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबू धाबी पोस्ट के दरमियान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल चलाने के मुआहदे तय पा गए। अबू धाबी पोस्ट मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 1.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुआहदे पर दस्तखत कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबू धाबी पोर्ट्स के दरमियान हुई। अबू धाबी पोर्ट्स पाकिस्तानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का कंट्रोल हासिल करेगा। मुआहदे के लिए अबू धाबी पोर्ट्स का आला सतह का वफ्द कराची पहुँचा। वजीर बहरी उमूर ने इस्तकबाल किया। बंदरगाहों के दरमियान बुनियादी ढांचे बशमूल PICT बल्क कार्गो टर्मिनल शामिल है। PICT टर्मिनल का नाम कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रखे जाने की तजवीज दी गई है। वफ्द में वजीर मुमलिकत गैर मुल्की ताजिर डॉक्टर सानी बिन अहमद अल जैवदी शामिल थे, जबकि वफ्द में कराची में दुबई के कौंसल जनरल बखीद अकील अल रुमैती भी शामिल थे। कमांडर तुर्क एयरफोर्स का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, जनरल अतीला गोलान की सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। गुफ्तगू में अस्करी आलात के साथ 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों बगैर पायलट के फजाई प्लेटफॉर्म्स की मुश्तरका पैदावार पर खास तवज्जो मरकूज रही। मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे सलमान अवान से जान लेते हैं। जी सलमान, कमांडर्स तुर्क एयरफोर्स के दौरा एयर हेडक्वार्टर्स का मजीद क्या अहवाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमांडर तुर्क एयरफोर्स का आज का जो एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा है ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की की तारीख का भी अहम तरीन संग मील साबित होने जा रहा है। तर्जुमान पाक फिजाई की तरफ से जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये है कि तुर्क एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरबराह के दरमियान आज जो चीजें डिस्कस हुई हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बगैर पायलट के जो फिजाई प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मुश्तरका पैदावार पर खासी तवज्जो मरकूज की गई है। ये सबसे अहम पॉइंट है, ये सबसे अहम चीज है जो कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ साथ इस खित्ते के जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है कि दोनों ममालिक अब मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा तैयार करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान और तुर्की के दो तरफा ताउन के हवाले से। इसके अलावा आज की मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अस्करी आलात के साथ जो हमने दोनों जदीद तरीन प्लेटफॉर्म का जिक्र किया उसकी तैयारी के ऊपर बातचीत की गई और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल अतीला गोलान को निशान इम्तियाज मिलिट्री से भी आज नवाजा गया है। निशान इम्तियाज मिलिट्री की अगर बात करें तो ये हुकूमत पाकिस्तान से दिया जाने वाला आला। सलमान अवान, बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर फौरी तौर पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में जेर हिरासत अफराद की तफसीलात कल तक तलब कर ली। अदालत ने वकला और सहाफ़ियों को हरासा करने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर बात का जवाब हुक्म इम्तना नहीं होता। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद जल्द केस का फैसला जारी करेंगे। सिविल अदालत हो या फौजी, वकील करना हर मुल्जिम का हक है। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में जेर हिरासत अफराद की तफसीलात भी तलब कर ली। 7 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत, PTI के वकील सरदार लतीफ खोसा के दलाइल, इस्तदा की हमारे घर पर हमले हो रहे हैं, हुक्म इम्तना दी जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, तसल्ली रखें, हर बात का जवाब हुक्म इम्तना नहीं होता। अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर फैसला नहीं देंगे। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद जल्द केस का फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, पूरा मौशा इस वजह से सख्ते में है। सिविल अदालत हो या फौजी, वकील करना हर मुल्जिम का हक है। अदालत ने वकला और सहाफियों को हिरासा करने से भी रोक दिया। जेरे हिरासत खवातीन और बच्चों की तफसीलात कल तक पेश करने का हुक्म दे दिया। हिदायत की, बताया जाए कितने लोग MPO समेत किस किस जुर्म में हिरासत में है, जेरे हिरासत अफराद कहाँ और किन हालात में है। लतीफ खोसा ने कहा कि ये नहीं कहता कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, कहीं भी किसी भी हमले के जिम्मेदारों को कठेरे में लाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा, आजकल तो फोन कॉल्स और हर मीटिंग ट्रैप हो रही है। बात अब राजदारी के हक से निकलकर शख्सी आजादी तक पहुंच चुकी है। जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को माजी में दुरुस्त कह चुकी है। चीफ जस्टिस से मुकालमा किया, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किस बुनियाद पर दिया था। तमाम फरीकीन अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दें। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज्यादा सख्त सजाएं हैं। जस्टिस मुनीर ने कहा कि मुल्जिमान की हवालगी पर मुतालिका अदालत दायरा इख्तियार देखना चाहता था। दायरा समाअत ना हो तो अदालत हवालगी से इनकार कर सकती है। अदालत कह सकती है जुर्म फौजी अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, चाहते थे कि केस 15 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करे। ये केस अब 7 रुकनी बेंच ही सुन रहा है। वकला को डराया जा रहा है कि मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एतजाज़ अहसन ने कहा कि फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने जिस तरह की तकारीर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर की, वो कोई सुन नहीं सकता। काजी फायज़ ईसा साहब से तवक्को थी कि वो बैठे रहेंगे। उम्मीद है कल अबूरी फैसला आ जाएगा। बैठे यानी 15 के 15 जज साहिबान सुने। हम नहीं चाहते थे कि फिर ये है 7-3, 7-5, 3-2 इसकी कोई इबाम रह जाए। 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला हैं और एक खौफ की फिजा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखें, मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी जिस किस्म की तकरीरें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में की, वो कोई सुन नहीं सकता था, पर इन्होंने की। हमने कहा कि आप बैठे, बेंच आपसे मोतबर होता है। अगर आपका घर के अंदर तनाज़ा है, 3 मेंबर कमेटी चाहते हैं, ये बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं, पर इस वक्त आप अंदर घर में लड़ रहे हैं और बाहर से हमला हो रहा है। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फायज़ ईसा साहब की और सरदार तारिक मसूद की, हमने मिन्नत की कि आप बैठे। 9 जजेस का फैसला एक ज्यादा मजबूत फैसला होता है। कल उम्मीद है हमें अबूरी फैसला आ जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत से कबल ही सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच पर एतराज कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता, पता तो चले बेंच बनाने का इख्तियार किसका है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस फाइज ईसा से मुत्तफिक हूँ, आर्टिकल 184/3 के तहत मुकदमा नहीं बन सकता। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, GHQ कोर कमांडर हाउस और शहदा की यादगारों पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई। तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इकदाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा मुतालिबा है बहैसियत एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी के ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। एक पाकिस्तानी जो अफवाज पाकिस्तान की
कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, वो हमलावर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा ये मुतालबा है बहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तान कि ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआज़राई की, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वक्त साबित कर देगा कि पार्टी में कौन कहां खड़ा है। वक्त लोगों की कदर और कीमत साबित कर देगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI का नजरिया खैबर पख्तूनख्वा में कबूलियत के बाद सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान तक फैल चुका है। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। कर देगा कौन कहां खड़ा है। तहरीक इंसाफ एक नस्बुलैन है, एक नजरिया है। इब्तदा खैबर पख्तूनख्वा से की, लेकिन आज वो नजरिया खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, वो फैल चुका है पाकिस्तान के कोने कोने तक। हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, पंजाब के हर देरे पर, बलोचिस्तान में जो मैं तड़प देख रहा हूँ वो काबिल दीद है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को छू रहा है चट्टानों को। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात 28 जून को होंगे। कायम मकाम चेयरमैन PCB और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद राना ने नए बोर्ड ऑफ गवर्नर का ऐलान कर दिया। नजम सेठी की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी के बनाए गए बोर्ड ऑफ गवर्नर को मुस्तरद कर दिया गया। शदीद गर्मी के बायस बिजली का शॉर्टफॉल भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,700 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,226,900 मेगावाट है। तलब और रसद में फ़र्क के बायस लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि देहात में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद अराई कहते हैं कि 9 मई के वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। चंद शरपसंद अनासर ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उनका कहना था कि 75 साल में जो कोई ना कर सका वो काम चंद लोगों ने कर दिया। मई के वाक़े को दिल खून के आंसू रो रहा है। फ्लैग हाउस भी कहा जाता है और ये भी सुन के बड़ा अफसोस हुआ था कि यहाँ पर चंद अनासर ने, गुंडापद अनासर ने पाकिस्तान का फ्लैग उतारकर किसी सियासी पार्टी का झंडा भी इधर लहराया, जो कि पाकिस्तान की सलामियत पर डायरेक्ट हमला था। कि पाकिस्तान के शोहदाओं के मुजस्मों को उछाला गया। इस दिन को कभी पाकिस्तान की तारीख में कौम का बच्चा नहीं भूल पाएगा। इस हंगामे में मुलव्वस थे, उन पे सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो अवामी मुतालबा भी है, जो फ़ौजी अदालतें कायम की गई हैं, उसकी हिमायत भी करती है और उनको इन सब का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी हिम्मत न कर सके। मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी के अफराद की जानिब से जिना हाउस के दौरे जारी हैं। शुरका का कहना था कि जिना हाउस की हालत देख कर दुख हुआ। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और उसकी फ़ौज है। सिविल सोसाइटी की जानिब से जिना कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।